गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जो है एम्ब्रियोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। किस प्रकार से एक एम्ब्रियो जो है एडल्ट बने तक उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं और क्या क्या उनमें विशेषताएं पाई जाती हैं। आज अपन पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स कैसे बनते हैं, क्योंकि हर प्राणियों में प्रजनन का एक गुण होता है जैविक, तो अपनी संतति को बनाए रखने के लिए वो प्रजनन करते हैं। तो प्राणियों में प्रजनन दो प्रकार का होता है, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हायर एनिमल्स जो होते हैं उनमें प्रजनन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है, और इसमें प्रथम अवस्था जो है युग्मक जनन यानी कि गैमेट्स के बनने की होती है। इसमें कुछ कोशिकाएं जिन्हें हम जनन कोशिकाएं कहते हैं युग्मकों को निर्माण करती है। जनन कोशिकाओं से युग्मक के निर्माण की क्रिया को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। सभी उच्च श्रेणी के प्राणियों में लिंग विभेद पाया जाता है। वे अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण करते हैं। नर प्राणी गतिशील युग्मकों का निर्माण करते हैं, उन्हें शुक्राणु कहते हैं, जबकि फीमेल के अंदर जो युग्मक बनता है उसे हम ओवम कहते हैं। ये युग्मक माता व पिता के आनुवंशिक गुणों का वहन करते हैं। जब इनसे जाइगोट का निर्माण होता है तो इनमें जो है माता और पिता के आनुवंशिक गुण आ जाते हैं। तो इस प्रकार किसी भी विकसित प्राणी में जो कि नया प्राणी बनता है उसमें माता व पिता के लक्षणों का मिश्रण पाया जाता है। तो इस तरह से जो है हम गैमेट्स का निर्माण कैसे होता है ये हम देखते हैं। तो गैमेट निर्माण में जो है सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, मेल प्राणी इनमें जनन कोशिकाओं से युग्मक निर्माण की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि मेल प्राणियों के अंदर जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनसे जो युग्मक निर्माण होता है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये एक जटिल क्रिया होती है जिससे कि हम पूर्व में इनमें शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, नर प्राणियों में। सबसे पहली बात ये होती है कि नर प्राणियों में जनन अंग क्या होते हैं। जनन अंग कौन से पाए जाते हैं, वृषण। भ्रूणीय विकास के दौरान प्रीमोर्डियल जनन कोशिकाएं वृषणों में संगठित हो जाती हैं, और ये नलिकाकार कुंडलित कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये ट्यूब्यूल्स वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये समस्त सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स परस्पर संयोजित ऊतक में बंधी रहती है। इनमें जो है जर्मिनल एपिथेलियम का स्तर बना रहता है। कशेरुकी के प्राणियों की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जनन उपकला कोशिकाओं के बीच में कुछ सोमेटिक सेल्स पाई जाती हैं जो कि विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषक पदार्थ प्रदान करती है। इन्हें हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। ये कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं तथा रेता नलिकाओं की आधारी झिल्ली से लगी होती हैं। वृषण में ही रेता नलिकाओं के मध्य पाए जाने वाले संयोजिक ऊतक में कई अंतराली कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं लीडिक सेल्स। ये कोशिकाएं नर हार्मोन्स का स्रावन करती हैं। तो ये एक वृषण का चित्र है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब हम आते हैं कि स्पर्म का निर्माण कैसे होता है। स्पर्म के निर्माण में एक जटिल क्रिया होती है और इस क्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और सेकेंड, स्पर्मियोजेनेसिस। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो रेता नलिकाओं की आधारी झिल्ली पर स्थित प्राइमोर्डियल जनन कोशिकाओं से ही स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, और स्पर्मेटिड के निर्माण को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड, ग्रोथ फेज, और थर्ड, मैचुरेशन फेज। तो सबसे पहली मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज जो है सभी प्राणियों में शुक्राणु अत्यधिक संख्या में वे निरंतर बनते रहते हैं, अतः जनन उपकला में उपस्थित जनन कोशिकाओं में निरंतर माइटोसिस विभाजन होता रहता है, जिसमें कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और इस विभाजन से बनने वाली कोशिकाएं जो हैं वो स्पर्मेटोगोनिया कहलाती हैं। वृषण में इन कोशिकाओं की संख्या कोई निश्चित नहीं होती है। स्पर्मेटोगोनिया फिर समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करती हैं। स्पर्मेटोगोनिया जीवन पर्यंत प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण करती रहती हैं, और ये कोशिकाएं शुक्राणु जनक कोशिकाएं भी द्विगुणित होती हैं। सेकंड है ग्रोथ फेज। स्पर्मेटोगोनिया में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप निर्मित प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिकाएं आकार में वृद्धि कर
अपने आप को तैयार करती हैं परिपक्व विभाजन के लिए। प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस कोशिकाओं में प्राथमिक अंडजनक कोशिकाओं की तुलना में वृद्धि बहुत कम होती है। ये कोशिकाएं इस प्रावस्था में अपने सामान्य आकार से दुगनी हो जाती है, मतलब इसमें ग्रोथ पाया जाता है और ये जो है बड़ी होती जाती है। इस प्रावस्था में केंद्रक भी आकार में बड़ा हो जाता है। अब ये जो है मैच्योरेशन डिवीज़न के लिए तैयार रहती है। मैच्योरेशन डिवीज़न में प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेटिक कोशिकाएं दुगुनित कोशिकाएं होती हैं, यानी कि डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। उनके विभाजन के फलस्वरूप हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। इस प्रावस्था में दो विभाजन होता है। पहला विभाजन होता है, ये आपका जो है चित्र है, जिसमें स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस होता है और माइटोसिस के द्वारा ये जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है। ये फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। तो मैच्योरेशन डिवीज़न जो अर्धसूत्री होता है, पहला तो अर्धसूत्री होता है और दूसरा विभाजन जो है वो समसूत्री पाया जाता है। प्रथम विभाजन के परिपक्व विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाती हैं। इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। इस विभाजन के कारण समजात गुणसूत्रों के जोड़े अलग हो जाते हैं, जिससे निषेचन के पश्चात पुनः गुणसूत्रों की संख्या वही रहे जो कि पैतृक कोशिका में थी। तो प्रथम मैच्योरेशन डिवीज़न में जो कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें प्रोफेज काफ़ी लंबी होती है और ये 5 अवस्थाओं में बांटी जा सकती है। प्रथम अवस्था लेप्टोटीन कहलाती है, इसमें गुणसूत्र धागेनुमा दिखाई देने लगती हैं। दूसरी जाइगोटीन कहलाती है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े बनते हैं, इस क्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं। तीसरी पैकेटीन कहलाती है, इसमें गुणसूत्रों के क्रोमेटिड स्पष्ट होकर टेट्राड अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसी उपावस्था में समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड में कुंडलन व गुणसूत्रीय भागों का आदान प्रदान होता है, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। पैकेटीन के बाद चौथी अवस्था डिप्लोटीन होती है। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र प्रतिकर्षण बल के कारण एक दूसरे से पृथक होने लगते हैं। और लास्ट वाली डाइकाइनोसिस, जिसमें क्याज़मेटा अंतःस्थिरों की तरफ खिसकने लगते हैं, उस क्रिया को टर्मिनाइजेशन कहते हैं। तो प्राइमरी मैच्योरेशन डिवीज़न के फलस्वरूप बनी द्वितीयक कोशिकाएं जो हैं वो शीघ्र ही उनमें सेकेंड मैच्योरेशन डिवीज़न होता है, जो कि समसूत्री, मतलब पहला तो मैच्योरेशन डिवीज़न अर्धसूत्री होता है, दूसरा समसूत्री होता है। इसके कारण प्रत्येक द्वितीयक शुक्राणुजनक कोशिका से 2-2 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है। इस तरह सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीज़न के पश्चात प्रत्येक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है। अब दूसरी क्रिया है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, शुक्राणुजनन के प्रथम चरण के पूर्ण होने पर स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है और ये 4 बनते हैं। स्पर्मेटिड हालांकि अगुणित गुणसूत्रों वाली कोशिकाएं होती है, फिर भी ये युग्मक की तरह कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि इनमें गोलाकार पूंछ रहित होते हैं और ये अगतिशील होते हैं, जबकि नर युग्मक के शुक्राणु में पूंछ होती है और वो गतिशील होता है। अतः इन अविभेदित अगतिशील कोशिकाओं से गतिशील बनने की क्रिया को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। एक शुक्राणु प्रमुख रूप से 3 भागों का बना होता है, हेड, मिडिल पीस और टेल। स्पर्मेटिड के शुक्राणु में विभेदन के दौरान इन तीनों भागों का विकास होता है, जिससे संपूर्ण स्पर्मेटिड कोशिका का कायंत्रण हो जाता है। वह एक गोलाकार अगतिशील कोशिका से गतिशील शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया का हम निम्न चरणों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हेड ऑफ स्पर्मेटोजोन। शुक्राणु का अग्रभाग सिर कहलाता है, जो 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक तो केंद्रक और एक एक्रोसोम। इन दोनों की संरचना के निर्माण में कई परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट है चेंजेज इन द स्पर्म न्यूक्लियस। सबसे पहले तो न्यूक्लियस के अंदर परिवर्तन होता है। स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया के अंदर केंद्रक में कई परिवर्तन पाए जाते हैं। इसमें से अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे केंद्रक सिकुड़कर छोटा हो जाता है। केंद्रक में केवल ठोस रूप में गुणसूत्र रह जाते हैं। केंद्रक से आनुवंशिक पदार्थों के अलावा सभी पदार्थ जो हैं वो बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। ऐसा करने से केंद्रक का भार कम हो जाता है, जिससे शुक्राणु के गतिशील होने में सहायक होता है। दूसरा है केंद्रक की आकृति में भी परिवर्तन हो जाता है। स्पर्मेटिड की तरह शुक्राणु में आसानी से व तेजी से गति
कर सकें। अलग अलग जंतुओं में शुक्राणु के सिर की अलग अलग आकृतियाँ होती हैं जो कि केंद्र की आकृति पर निर्भर होती हैं। अब है एक्रोसोम फॉर्मेशन, एक्रोसोम का निर्माण। शुक्राणु को न केवल मादा युग्मक तक पहुंचना होता है बल्कि उसकी झिल्लियों को भेद कर उसमें प्रवेश भी करना होता है। इस कार्य के लिए जो चीज़ होती है वो कहलाती है एक्रोसोम। अब इस एक्रोसोम का निर्माण होता है जो कि शुक्राणु के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है। शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण गोल्गी बॉडी द्वारा होता है और गोल्गी बॉडी एक रिक्तिका की चारों तरफ संकेंद्रित रूप से समूहित झिल्लियों की बनी होती है। एक्रोसोम निर्माण के दौरान एक या दो रिक्तिकाएँ बड़ी होने लगती हैं और इन रिक्तिकाओं में एक छोटी घनी ठोस कोशिका विकसित होने लगती हैं जिसे हम प्री एक्रोसोमल ग्रेन्यूल कहते हैं। यदि एक से अधिक एक्रोसोमल कोशिका का निर्माण हो जाता है तो ये आपस में जुड़कर एक कणिका का निर्माण कर लेती हैं। तो इस प्रकार जो है एक्रोसोम फॉर्मेशन होता है, ये चित्रों में दिखाया गया है। अब ये जो है कणिका आकार में बड़ी होकर एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बना लेती है और शुक्राणु की टोपी का निर्माण कर लेती हैं और शेष बची हुई गोल्गी बॉडी धीरे धीरे कोशिका द्रव्य के साथ विलुप्त हो जाती है। अब इसमें बन गया एक्रोसोम फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट। शुक्राणु की पूंछ के अक्षीय तंतु का निर्माण सेंट्रियोल से होता है। स्पर्मेटिड का सेंट्रियोल दो सेंट्रियोल का बना होता है। इसके दोनों तारक केंद्र बेलनाकार आकृति के होते हैं तथा एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया के दौरान दोनों तारक केंद्र शुक्राणु के केंद्र के पश्च सिरे की तरफ आ जाते हैं और इनके सिर पर एक गर्त विकसित हो जाता है। दोनों तारक केंद्रों से एक तारक केंद्र इस गर्त में धंस जाता है और ये शुक्राणु के अक्ष के समकोण पर स्थित रहता है जिसे हम प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। दूसरा दूरस्थ या डिस्टल सेंट्रियोल कहलाता है। ये प्रॉक्सिमल तारक केंद्र के नीचे तथा शुक्राणु की अक्ष के समान लंबवत होता है। यही डिस्टल सेंट्रियोल शुक्राणु की पूंछ के एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। अब इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल का निर्माण। तो डिस्टल सेंट्रियोल का अक्षीय तंतु का अग्रभाग शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण करते हैं। इनके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया संकेंद्रित रहते हैं जो कोशिका के विभिन्न भागों से यहाँ आकर एकत्रित हो जाते हैं। धीरे धीरे ये माइटोकॉन्ड्रिया अपनी विशेषता खो देते हैं और संगलित होकर दो ठोस कार्यों का निर्माण करते हैं। बाद में ये माइटोकॉन्ड्रिया का है अक्षीय तंतु के चारों तरफ एक सर्पिलाकार आयतन बना लेते हैं और इस तरह का सर्पिलाकार आवरण केवल स्तनधारी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। स्पर्मेटिड का अधिकांश कोशिका द्रव तो विलुप्त हो जाता है और शेष कोशिका मध्य भाग की परिधि पर आकर एकत्रित हो जाता है जिससे मिडिल पीस के चारों तरफ परिधि की ओर कोशिका द्रव का स्तर पाया जाता है। इसे हम मेनशेट कहते हैं। मेनशेट शुक्राणु के सिर के पश्च भाग को भी घेरे रहते हैं। तो इस प्रकार जो है इनमें शुक्राणु के मिडिल भाग का निर्माण होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि शुक्राणु में नियंत्रित करने वाला कोर कौन कौन होता है। अभी तक जो है हमने ये पढ़ा कि शुक्राणु को जो है किस प्रकार से उसमें क्रिया ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज या मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज होता है जिसके द्वारा एक शुक्राणु का निर्माण होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं शुक्राणु की, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शुक्राणु की संरचना क्या होती है।